हेलो फ्रेंड्स, अनसॉल्व सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 तक मैंने पार्ट 1 में लगवा दिया था। अब ये पार्ट 2 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक मैं आपको इसमें समझाऊंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें ये रहा 22। ठीक है, और ये आपका कौन सा सेट चल रहा है? सेट 1 चल रहा है 2024 का। ठीक है, इसमें पहला सेट हम आपको समझा रहे हैं और ये सेट का नाम एचवी है, ये एचवी सेट है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 22 है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अच्छा, इसमें 5 खंडों को हल करना है, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 और एक और शायद है पीछे, ये 4 वाला। ठीक है, तो इसमें 6 क्वेश्चन है टोटल, लेकिन आपको क्वेश्चन इसके सिर्फ 5 ही लेने हैं, 5 ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं आपको 6 के 6 सॉल्व करके दिखाऊंगी, लेकिन पेपर में आपको सिर्फ 5 ही सॉल्व करने हैं इसके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है, तो क्या बोला है कि विषम धनात्मक पूर्णांक लेने हैं और क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। तो जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, और क्या दिया है, वर्गों का योगफल है 290, इतना दिया हुआ है, और हमें क्या पता है कि विषम धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, ये पता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना विषम धनात्मक पूर्णांक, और जब भी हमको विषम धनात्मक पूर्णांक मानने होंगे ना, तो हम क्या मानेंगे, पहला x+1 मानेंगे और दूसरा क्या x+3 मानेंगे, क्योंकि क्रमागत बोला है इस वजह से x+1 और x+3 हमको लेना है। ठीक है, और हमको क्या दिया है, जिनके वर्गों का योगफल 290 है। क्या दिया है कि वर्गों का योगफल बराबर कितना, 290 कहाँ है, ये हमको पता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अच्छा, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि इसका स्क्वायर, यही तो बोला है कि दोनों का स्क्वायर, यानी कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक है उनका स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, इनका योग, यानी कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, तो ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, अब इनके वर्गों का योगफल तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया, कितना 290 है। ये प्रश्नानुसार हमने लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, और ए कितना है, एक्स इंटू बी कितना है 1, तो 2 इंटू ए इंटू बी, फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, प्लस अब यहाँ पर क्या, x+3 का होल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फिर यहाँ a इंटू बी, और b का मतलब 3, बराबर कितना 290, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, तो अब एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मिला के कितने हो गए, 2x² हो गए, प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 2x लिखा हुआ है तो 2x तो ऐसे ही लिखा रहेगा ये, प्लस अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, भाई ये तो हम आगे ले चुके हैं, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 3 6, तो प्लस का 6x हो जाएगा बराबर 290। अब यहाँ 2x² है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस अब x वाले टर्म कहाँ कहाँ पे वो देखेंगे, तो यहाँ 2x है, यहाँ 6x है, तो मिलाकर के कितने 8x हो जाएंगे, प्लस यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, तो कितने 10 हो जाएंगे, और जो 290 है इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का बन जाएगा 290, और यहाँ 0 लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ 2x² तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 8x भी ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 290 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 280 बचेगा। अच्छा, ये माइनस का बचेगा, 1 मिनट, क्योंकि यहाँ माइनस है, ये बड़ी संख्या है, तो इसमें से ये घटा रहे, इस तरह से माइनस का ये बचेगा 280। अब इन सब से हमें 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन भी ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x², 2 कॉमन लेंगे तो ऐसे आगे लिख लेंगे कॉमन लेके, यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ 2 चौके 8 4x, और यहाँ इसको भी कर देंगे, 2 1 कम 2 2 चौके 8 0 140 0। अब यहाँ पर x² प्लस 4x प्लस 140 बराबर, अब जो ये 0 है तो लिखा रहेगा 2, ये इसके बट्टे में चला जाएगा, मतलब 0, वापस से ये 0 बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि x² प्लस 4x प्लस 140 बराबर 0। अच्छा, ये माइनस है, फिर से यहाँ से गलत हो गया, क्योंकि ये माइनस था और हमने इसको प्लस लगा दिया, और तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, यहाँ माइनस था। ठीक, तो अब 140 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि घटाने से, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है, तो घटाने से कितना 4 आ जाए, तो 140 के गुणनखंड अच्छा क्या होते हैं, तो 140 के गुणनखंड 14 गुणे 10 होते हैं, 14 की 10 से गुणा करेंगे, 14 का हम 140 होता है, तो 14 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो 4 बचता है, और हमें वही 4 चाहिए था यहाँ पर, तो ये गुणनखंड भी हमारे बन गए क्या, x² प्लस, तो यहाँ 4x की जगह क्या लिखेंगे, 14x माइनस 10x, क्यों, क्योंकि घटाने से तो हमें लाना था। ठीक है, तो फिर माइनस 140 बराबर 0। अब ये और ये इन दोनों से हमें कॉमन लेना है,
तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, यहाँ x प्लस 14 हो जाएगा। भाई x और x कॉमन ले लिया, यहाँ x बचेगा, यहाँ 14 माइनस, यहाँ 10 लिखेंगे, यहाँ से x बचेगा। अच्छा ये वाला जो माइनस है जब ये अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर तो इसको प्लस कर देगा, फिर 10 का इसमें भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14 आएगा। भाई 10 का इसमें जब भाग करेंगे तो 14 बार जाएगा, इसलिए यहाँ पर 14 लिख देंगे, बराबर में 0, ये प्लस लगा हुआ है। अब ये और ये एक ब्रैकेट में एक पास लिख लेंगे, क्या 1 प्लस 14 और यहाँ x माइनस 10 बराबर 0, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब x प्लस 14 बराबर 0, अब दो कंडीशन अलग अलग बनाएंगे, x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14, भाई ये इस तरफ आएगा तो माइनस का बन जाएगा, यहाँ x बराबर 10, ये पॉजिटिव है तो ये कंडीशन नहीं लेंगे, ठीक है, ये वाला हमें नहीं लेना है, माइनस का ये अमान्य हो जाएगा। तो क्या लेना है, x बराबर हमें 10 लेना है। तो अब x बराबर 10 लेना है तो यहाँ क्या लिखेंगे कि विषम धनात्मक पूर्णांक, तो क्या क्या थे हमारे पास, x प्लस 1 था और दूसरा क्या था x प्लस 3, यही तो हमने माना था, इसी में मान रख देंगे। तो 10 प्लस 1 और यहाँ पे कितना 10 प्लस 3, तो 10 प्लस 1 कितना 11 हो गया, कॉमा लगा देंगे। यहाँ 10 और 3 कितना 13 हो गया। तो जो विषम धनात्मक पूर्णांक आएंगे हमारे वो क्या, ये आएंगे 11, 13, तो ये आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर भी चाहे एक बार लिख देते हैं कि विषम धनात्मक क्या पूर्णांक, पूर्णांक यहाँ लिख दे रहे हैं, ये वाला आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को साफ साफ सॉल्व करके दिखाना है, और लास्ट में आपके पास अगर समय है तो आप पटरी से एक लाइन भी खींच दीजिए, और हो सके तो आप स्केच से लाइन खींचिए, स्केच से और भी अच्छा रहता है, तो ऐसे करके एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे, ठीक है। अब आंसर नंबर 22 का खा पार्ट लगाएंगे। तो खा पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा, अच्छा तो दो संकेंद्रीय वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि एक वृत्त ऊपर है उसी के अंदर एक और वृत्त बना है, उनको बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो इसमें बोला संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती, तो बड़े वृत्त में एक जीवा खींचेंगे, वो छोटे वृत्त को स्पर्श करना चाहिए किसी एक पॉइंट पर, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो हमको ये बताना है कि जहां वो टच पॉइंट होगा वो उस जीवा को दो भागों में विभाजित करता है, हमको ये इसमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए इसमें चित्र हम बना देते हैं कि चित्र इसमें कैसे बनाया जाएगा। देखिए एक बड़ा वृत्त बनाएंगे, और ठीक है एक बड़ा वृत्त हो गया, और इसी के अंदर एक छोटा वृत्त बना लेंगे, तो ये इसी के अंदर छोटा वृत्त हो गया। अब बड़े वृत्त की जीवा बनानी है, तो बड़े वृत्त की जीवा ऐसे बनाएंगे कि छोटे वृत्त को टच करे, तो बड़े वृत्त की जीवा हमने ऐसे बनाई कि छोटे वृत्त को यहाँ पर टच कर रही है ना ये। अब इसको कोई नाम दे देंगे, ठीक है, अब इसको कोई नाम दे देंगे, तो नाम के लिए इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और ये दो सर्किल हैं, सर्किल इसको C1 सर्किल मानते हैं, अंदर वाले छोटे वाले को C2 सर्किल मानते हैं, ठीक है। अच्छा ये सर्किल का सेंटर पॉइंट, अच्छा दोनों का ही सेंटर पॉइंट यही होगा, क्यों, क्योंकि भाई बड़ा वृत्त है तो इसी के ऊपर ही तो है छोटे वृत्त के ऊपर, तो दोनों का सेंटर पॉइंट यही होगा, इसको हम O मान लेते हैं, और इस पॉइंट को P पॉइंट ले लेते हैं, और इसको ऐसे ऐसे यहाँ से मिला देते हैं। तो ये हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया, ये हमको पहले से नहीं मालूम था लेकिन हमने ये इसमें कंस्ट्रक्शन किया है। अच्छा इसमें हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ये AP है, ठीक है, जो ये AP है ये PB, ये दोनों बराबर हैं, AP बराबर PB ये होना चाहिए, यानी कि जो ये लंब होगा इन दोनों को समद्विभाजित करेगा, ठीक है, ये हमको बताना है इसमें, ठीक। तो चलिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे माना, अच्छा ब्लू पेन का यूज करते हैं, तो ब्लू पेन से लिखते हैं क्या कि माना दो संकेंद्रीय वृत्त, तो हमने माने हैं एक वृत्त का नाम C1 है, C1 तथा C2 है, ठीक है, ये हमने माना है। फिर लिखेंगे तथा बड़े वृत्त C1 की जीवा, भाई बड़े वृत्त जो ये बड़ा वृत्त है उसकी जो C1 है, बड़े वृत्त C1 है तो C1 की जो जीवा है छोटे वृत्त को टच कर रही, तो वही लिखेंगे। अब देखो इन सवालों में थोड़ी सी लैंग्वेज तो लिखनी ही होती है, क्यों, क्योंकि आप अगर इसमें लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, फिर आपको लैंग्वेज लिखने के ही इसमें नंबर मिलेंगे, ठीक है, तो आपको लैंग्वेज तो इसमें लिखना ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि बड़े वृत्त जो C1 है उसकी जो जीवा है, तो बड़े वृत्त C1 की जीवा, जीवा क्या है इसकी AB है, जीवा AB ये क्या कर रही है, छोटे वृत्त को टच कर रही है, तो छोटे वृत्त, छोटा वृत्त कौन सा C2 को बिंदु P पर, भाई P पॉइंट पर टच कर रही, तो बिंदु P पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श करती है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो AP है वो PB बराबर है, तो यहाँ पर डाल देते हैं कि सिद्ध करना
है वो क्या सिद्ध करना है कि जो ये एपी है वो बराबर है किसके, ये पीबी के। ये हमको लास्ट में प्रूव करके लाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसमें लिखेंगे कि हमने क्या किया था, हमने ओ को पी से मिलाया था, हमने यही काम किया था कि इस ओ को पी से मिलाया था। तो लिखेंगे कि बिंदु पी को ओ से मिलाया, ये हमने इसमें काम किया था। ये भी लिखेंगे, जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना हम वो भी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब लिखेंगे अतः ए बी, ए बी लगा दिया, ये C2 के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, यही तो कह सकते हैं कि जो ये ए बी है, जो ये ए बी है हमारा, ठीक है दिख रहा है आपको, जो ये ए बी है हमारा, वो जो ये C2 है, C2 छोटा वाला गोला, C2 पर जो है क्या, P पर स्पर्श रेखा है। ठीक है, P पर स्पर्श रेखा है, ये कह सकते हैं। और ओपी, जो ओपी है, ये ओपी वो क्या है, वो त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या है, हमने इसी को तो मिलाया था, तो ये त्रिज्या हो गई फिर। ठीक है, अब जब ये त्रिज्या है तो हम ये कह सकते हैं कि अतः जो ये ओपी है वो लंब होगा किस पर, ए बी पर, ये कह सकते हैं। और ये प्रमेय 10.1 में भी था, तो हम लिख सकते हैं प्रमेय 10.1 से, इसको ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे, अब किस वृत्त की बात करते हैं पुनः, जो ये ए बी है वृत्त C1, जो भाई जो ये ए बी है, ये वृत्त C1 की एक जीवा ही तो है। तो लिखेंगे वृत्त ए बी, ये पुनः ए बी जो है वृत्त C1 की एक जीवा है। अतः अब जब ये जीवा है तो फिर अतः ओपी जीवा ए बी को समद्विभाजित करेगी। ठीक है, समद्विभाजित करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम सीधे कह सकते हैं अतः जो ये ए, ठीक है, एपी है किसके बराबर है, पीबी के। बस इतना ही लिखना था इसमें, इतनी सी लैंग्वेज लिखनी, तो इसको प्रूफ यहाँ पर डाल देंगे। तो 22 का गा में क्या लिखा हुआ है कि चित्र में, अब ये चित्र जो सामने बना हुआ है, ये चित्र बना हुआ है, चित्र में एल एम पैरेलल, ये पैरेलल लाइन होती है। ठीक है, एल एम, अच्छा एल एम कहाँ पर है, ये एल एम है, पैरेलल सी बी, यानी कि एल एम और सी बी ये समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये बोला है। फिर बोला है कि एल एन, अच्छा एल एन ये है और सी डी ये है। तो जो ये एल एन और सी डी है, ये दोनों भी समांतर रेखाएं हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कि ए एम बटे बी एम, ठीक है, ए एम बटे बी एम इज इक्वल्स टू ए एन बटे डी एन। हमको ये प्रूफ करना है कि ये बटे ये अपॉन में ये वाला और बटे ये वाला, ये हमको प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको। सबसे पहले लिख लेते हैं और चित्र बना लेते हैं इसमें क्या क्या हमको दिया हुआ है। आंसर नंबर क्या डालना है, 22 का गा पार्ट। और इससे पहले यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं ताकि ये हो जाए कि हमारा ये जो आंसर था ये कंप्लीट हो चुका है और हमें ये वाला आंसर अब करना है। तो पहले चित्र बना लेते हैं साइड में। चित्र थोड़ा गलत है, यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ बनाते हैं, ऐसे चित्र बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे चित्र बना हुआ है, फिर ये ऐसे है, तो ये ऐसे है, कुछ ऐसे चित्र बना हुआ है। ये सी है, ये बी है, और ये एम पॉइंट है, ये ए है, ये एन पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट डी है, तो यहाँ पर एल है। ये चित्र बना हुआ है मेरे पास। अब ये चित्र हमने बना लिया। अब इसमें लिखेंगे क्या कि हमको क्या क्या दिया है, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम। तो लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है एल एम पैरेलल सी बी। भाई हमको ये पता है कि एल एम पैरेलल सी बी, और ये इसमें भी लिखा हुआ है। और क्या हमें पता है, और क्या दिया है, सी एन पैरेलल सी डी, ये भी हमको पता है कि जो ये सी एन है, यहाँ एल है, ये वाला एल पॉइंट है, एल एन, ये एल एन पैरेलल सी डी है। ठीक है,
ये तो दिया हुआ है। अब हमको सिद्ध क्या करना है वो भी लिखना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ए एम अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू, ये सिद्ध करना है, ए एन अपॉन डी एम, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे, तो यहाँ उत्पत्ति डाल देते हैं। ये आप ना डालें यहाँ तो सीधे हल डाल सकते हैं, अगर आपको उत्पत्ति नहीं डालना तो आप यहाँ पर हल भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम किस ट्राइंगल की बात करते हैं, कि ये वाला जो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की बात करते हैं, तो लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी में, तो ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या पता है कि जो ये एल एम है ये सी बी के पैरेलल है, तो ये एल एम पैरेलल सी बी हमको ये पता है। अब जब हमको ये पता है तो फिर समानुपातिकता प्रमेय हमने आपको पढ़ाई है, तो लिखेंगे समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से, समानुपातिकता प्रमेय से हम क्या लिखेंगे कि जो ये ए एम है ये बी एम के, ए एम है अपॉन में इसके बी एम लिखेंगे, यानी कि ए एम अपॉन बी एम, बी एम इज इक्वल्स टू क्या, भाई इस त्रिभुज में ले रहे थे तो ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल्स टू क्या, ए एल अपॉन सी एल, ठीक है, क्या ए एल अपॉन सी एल, सी एल, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसी प्रकार हमने जब इस त्रिभुज में लिया तो इस त्रिभुज में भी लेंगे, तो लिखेंगे पुनः, अब पुनः किस त्रिभुज में ले रहे हैं, ये वाला ए डी सी में, पुनः ए डी सी में, तो पुनः ए डी सी में अब क्या ले रहे हैं, अब इसमें क्या पैरेलल है, इसमें जो ये एल एन है ये पैरेलल है सी डी के, तो लिखेंगे कि इसमें क्या एल एन पैरेलल सी डी, ये लिख देंगे इसमें। तो फिर इसका मतलब कि जो ये ए एन है, ए एन इज इक्वल्स ए एन अपॉन डी एन, ठीक है, ए एन अपॉन डी एन किसके बराबर है, ए एल अपॉन सी एल के, तो लिखेंगे ए एन अपॉन क्या, डी एन इज इक्वल्स टू ये किसके बराबर है, ए एल अपॉन में क्या, सी एल, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 और 2 में हम देखते हैं तो ये पोर्शन दोनों का इक्वल है, ठीक है, मतलब ये भी इक्वल होने चाहिए, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से अब क्या लिखेंगे, ए एम अपॉन बी एम इज इक्वल्स टू क्या, ए एल अपॉन सी एल बराबर क्या, देखो ये तो हमने लिख लिया, ठीक है, इसमें से ये वाला पोर्शन सेम है तो ये एक बार लिखा, और फिर ये बार लिख देंगे क्या, ए एन अपॉन डी एन, ये लिख दिया, तो फिर ये तीनों बराबर है तो इसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि ए एम अपॉन डी एम इज इक्वल्स टू, यहाँ अतः डाल देंगे कि अतः बराबर क्या, ए एन अपॉन डी एन, तो यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, ये हमने यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दिया, तो यहाँ पर ऐसे करके प्रूफ डाल देंगे, ठीक है, प्रूफ डाल दिया और ब्लैक कलर से लाइन खींच देंगे, जैसे पतली पतली लाइन बन जाएगी उसी प्रकार छोटी सी एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके, बस। अब 22 का घा नंबर है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, और इसमें सत्यता की जांच भी करनी है, तो ठीक है, आपको हम लगा के दिखाते हैं कि सवाल कैसे लगाते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो नोट कर लेंगे, क्या दिया है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये है द्विघात बहुपद। तो हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं, तो पहले तो हम शून्य ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से 7 आ जाए, तो 5 दूनी 10 और 5 और 2 7 होते हैं, तो सीधे सीधे लिखेंगे क्या, 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। भाई 7 की जगह 5x प्लस 2x लिखा तब तो यहाँ पर 7x बनेगा। अब इन दोनों से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों से कॉमन लेना है, तो x और यहाँ से x प्लस 5 प्लस इन दोनों से 2 कॉमन मिलेगा, यहाँ से x प्लस 5, क्योंकि यहाँ 2 का इसमें 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, भाई ये x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, फिर यहाँ से क्या x प्लस 2 ये एक ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब इन दो को अलग अलग कर लेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0 अलग और x प्लस 2 बराबर 0 इसको अलग कर लेंगे। अब यहाँ x बराबर क्या -5, यहाँ x बराबर क्या -2, तो ये दो शून्य निकल के आ गए, हमको पहले तो शून्य निकालना था तो दो शून्य निकल के आ गए, क्या कि यहाँ लिख देंगे 2
शून्यक बराबर कौन कौन से, एक -5 आया है, एक -2 आया, तो एक तो आंसर ये आ गया जो उन्होंने आंसर पूछा था, एक आंसर तो ये आ गया। तो यहाँ पर भी एक आंसर ऐसे करके डाल देंगे कि हमने एक आंसर निकाला है। अब हमें क्या करना था, हमें सत्यता की जांच करनी थी, तो यहाँ अब डालेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में सबसे पहले क्या करना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच करना है। तो सबसे पहले सत्यता की जांच में फर्स्ट नंबर पे क्या आता है कि शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग होता है क्या, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है -x का गुणांक। ठीक है, ये फार्मूला ही होता है, तो -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, ये होता है फार्मूला। ठीक है, x² का गुणांक। अच्छा, शून्यांकों का योग, तो यहाँ पर शून्यांक हमारे पास क्या क्या है, -5 और -2। यहाँ लिखेंगे -5 प्लस, क्योंकि योग बोला तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ -2 लिख देंगे। इधर ये गुणांक कैसे निकालेंगे, माइनस, तो यहाँ गुणांक कैसे निकालेंगे, x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक यहाँ देखिए, तो ये सवाल दे रखा है, यहाँ साइड में आपको निकाल के हम बताते हैं कि x² प्लस 7x प्लस 10, तो यहाँ ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करते हैं, बराबर 0 यहाँ मान लेते हैं, इससे तुलना करते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, मतलब a की वैल्यू 1। ठीक है, और यहाँ b की वैल्यू क्या है, 7, तो b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10, तो इसको कहते हैं x² का गुणांक, इसको कहते हैं x का गुणांक, और इसको कहते हैं अचर पद। अचर पद यानी कि ये कह सकते हैं कि जो इसके आगे लिखा होगा वो x² का गुणांक होगा, और जो इस x के आगे लिखा होगा वो x का गुणांक होगा, यानी x का गुणांक कितना, 7 है, और अचर पद कितना है, ये 10 है। ठीक है, तो बस यही, अब x का गुणांक हमें क्या लिखना है, ये जो ये x का गुणांक होता है b वाला, यानी कि 7। ठीक है भाई, x का गुणांक क्या, 7, तो यहाँ x की गुणांक की जगह पर हमें क्या लिखना था, यहाँ लिखेंगे 7, और बटे में x² का गुणांक, तो x² के आगे क्या कुछ नहीं है, तो 1 मानेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यानी x² का जो गुणांक है वो 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो अच्छा, अब चलो ये तो हमने गुणांक से निकाले, और इधर जो हम योग कर रहे थे वो अपना अलग करेंगे। तो -5 और प्लस माइनस कितने, फिर से माइनस हो गए, तो -5 और -2 मिला करके, -5 और प्लस, तो यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस मिला के फिर से -2 ऐसे लिख देंगे, तो -5 और -2 माइनस का 7 हो गया, और यहाँ पर क्या, माइनस का 7 और बटे में 1, तो -7, तो ये तो दोनों बराबर आ गए। तो एक तो हमने शून्यांकों का योग, इसमें सत्यता की जांच कर दी, अब हमें शून्यांकों का गुणनफल भी लगाना है, इसमें दोनों की जांचें की जाती हैं। तो सेकंड डाल के लिखेंगे कि शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यहाँ, अच्छा यहाँ अचर पद होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है शून्यांकों का गुणनफल, जब गुणनफल लिखना होगा तब अचर पद होता है, तो लिखेंगे अचर पद, और बटे में क्या, x² का गुणांक, ये लिख देंगे। अब शून्यांकों का गुणनफल, हमारे पास शून्यांक क्या है, यही तो दोनों शून्यांक है, इन्हीं का गुणनफल करना है, तो क्या लिखेंगे, -5 गुणे -2, ये लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, अचर पद, और अचर पद हमने अभी अभी आपको इसमें समझाया था कि अचर पद क्या है, अचर पद क्या, ये सी वाला पार्ट, यानी कि 10, ये 10 हमारा अचर पद है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 10, और x² का गुणांक जो इसमें था 1 वही इसमें रहेगा, भाई x² का गुणांक क्या है, 1 ही तो है, तो यहाँ पर क्या 1 लिख देंगे। तो इसका मतलब 5 दूनी 10, यहाँ तो माइनस का 10, अच्छा ये 5 दूनी 10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके, और यहाँ 10, ये भी प्लस का ही है, तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, बराबर आ गए, और यहाँ पर ये भी बराबर आ गए, तो हमने सत्यता की जांच भी कर दी। तो इस सवाल को पूरा ऐसे लगाना था, पहले जो शून्यांक दे रखे थे उनका हमें क्या करना था, फैक्टर करना था, उसके 2 मूल प्राप्त करने थे, यानी कि 2 शून्यक प्राप्त करने, 2 शून्यक जो आ जाएंगे, शून्यांकों का योग वाला फार्मूला लगाना था। फार्मूला क्या होता है, -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। ठीक है, उसमें मान रखना था हमें, भाई शून्यांकों का योग जो निकला था उसका मान रखा, और यहाँ से जो फार्मूला था वो मान रखा। उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल लगाया, अचर पद ये कुछ भी नहीं है, अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद हमारा 10 था और x² का गुणांक 1 था, बस यहाँ मान रख देंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये प्रूव कर दिए हमने, और यहाँ पर क्या डाल देंगे कि ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी एक लाइन यहाँ पर बना देंगे, खींच देंगे, ताकि जिससे ये पता चले कि हमारा ये जो आंसर है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आंसर नंबर 22 का अड़ा वाला है। देखिए इसमें देखिए क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। जो टेबल हमको दे रखी है ना, इससे हमको माध्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्यक ज्ञात करना हम लोग जानते हैं, तो चलिए इसका माध्यक ज्ञात करते हैं, निकालते हैं कि माध्यक क्या आएगा। सबसे पहले क्या, ये जो टेबल बनी हुई है इसको ही बनाते हैं, क्या वर्ग अंतराल बनाते हैं, बारंबारता और संचयी बारंबारता। ठीक है, इसमें क्या बनता है, संचयी बारंबारता। तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे
वर्ग अंतराल, ठीक है। और यहाँ क्या लिखेंगे, बारंबारता, और यहाँ पर क्या, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता को हम लोग एफ आई कहते हैं, या एफ नॉर्मल एफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और संचयी बारंबारता को सी एफ बोलते हैं हम लोग, ठीक। तो अब यहाँ वर्ग अंतराल हमारा कितना है, 0 से लेकर 10 है, फिर 10 से लेकर के 20 है, और 20 से लेकर के कितना, 30 है, और 30 से कितना, 40 है, 40 से कितना, 50 है। अब जो बारंबारता है वो क्या है, 2 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर यहाँ पर 2 है। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इनको जोड़ते जाते हैं। तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में जोड़ेंगे तो कितना, 16, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18। तो ये हमने संचयी बारंबारता निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसको पटरी से लाइनें खींच लेते हैं। अब जो लास्ट टर्म हमारा आया वो 18 आया, और इन सब का योग भी 18 ही आएगा अगर हम करके देखेंगे, वैसे हमें इसकी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो लास्ट टर्म आया हमारा 18 आया है, तो फिर n बराबर क्या लिखेंगे, 18, और n/2 बराबर क्या लिखेंगे, 9 भाई 18 का आधा कितना, 9 ही तो हो जाएगा। अब 9 देखेंगे कि इसमें कहाँ पर 9 आएगा, तो भाई 6 तो छोटी संख्या है, अब 13 के अंतर्गत 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 13 के सामने जाएंगे ये f है, इसके और सामने जाएंगे यहाँ, ये लोअर लिमिट है l है, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर जाएंगे ये क्या है, ये सी एफ कहलाता है। तो हमें सारी चीजें इसमें पता है, ठीक है। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ये लोअर लिमिट है 20, फिर उसके बाद में ये जो एफ है, एफ बराबर है 7, फिर जो ये सी एफ है, सी एफ बराबर कितना, 6 लिखा हुआ है। अब h की वैल्यू रह गई, तो h भी यहाँ साइड में यहाँ लिख लेते हैं कि h बराबर कितना, 10 है। क्यों, क्योंकि ये वर्ग अंतराल जब आपस में घटाएंगे तो 10 निकल के आएगा। हमें क्या निकालना है, माध्यक। तो लिखेंगे माध्यक बराबर, क्या लिखेंगे, L प्लस n/2 माइनस सी एफ, और अपॉन में क्या, f, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, ऐसे अपॉन में f, और मल्टीप्लाई में क्या, h लिखेंगे। L की वैल्यू क्या, 20 है, 20 लिख देंगे, प्लस n/2, और n/2 कितना, 9 है, माइनस यहाँ सी एफ है तो सी एफ कितना, 6 लिख देंगे, और अपॉन में f है, और f की वैल्यू क्या है, 7 है, तो यहाँ 7 लिख देंगे, मल्टीप्लाई h की वैल्यू क्या, 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 20 हो गया, प्लस 9 में 6 जाएगा 3, और 3 की जब 10 से गुणा कर देंगे तो कितना, 30 हो जाएगा। तो अभी लिख देते हैं, अगले स्टेप में गुणा करेंगे। फिर यहाँ कितना, 20 प्लस 10, यहाँ कितना, 30/7, तो यहाँ से 20 प्लस, अच्छा 7 को इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 दूनी 14, 7 की 7 चौके 28, तो 28 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। फिर 2 बचेगा, फिर 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 60, 7×8 = 56, तो यहाँ 8 आ जाएगा। बस 2 अंकों तक ही निकालते, 2 अंकों तक काफी है। तो 20, अच्छा 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 0.28। तो या तो फिर ये आंसर सही है, 24.28, या फिर 24 पॉइंट, अब इसमें एक अंक बढ़ा देंगे तो क्या, 3। तो फिर ये माध्यक भी सही है, और ये भी सही है। हो सकता है यहाँ आंसर छोड़ दें, हो सकता है यहाँ, तो 2 अंकों तक भी ले सकते हैं, 3 अंकों तक भी ले सकते हैं। वैसे ये आंसर ठीक है, तो यहाँ आंसर डाल देंगे। इसमें एक लाइन खींचेंगे। 22 का चा वाला क्वेश्चन है। एक थैले में 5 लाल गेंदे और कुछ नीली गेंदे हैं। तो नीली गेंदों की संख्या हमको नहीं पता है, बस लाल गेंदों की संख्या पता है कि 5 लाल गेंदे हैं और नीली गेंदे कुछ हैं, तो हम इसको x मान लेंगे। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी, यानी कि जो लाल गेंद की प्रायिकता है वो दुगनी है, पर वो किसके बराबर है, जब हम नीली गेंद निकालेंगे उसकी प्रायिकता के बराबर है। तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ये बताना है कि थैले में नीली गेंदें कितनी पड़ी हुई है, हमको वो बताना है इसमें। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाएंगे इसको। तो लिखेंगे कि थैले में लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी है,
5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। और नीली गेंदों की संख्या हमको पता नहीं है, तो लिखेंगे नीली, ये माना है, ठीक है, माना नीली गेंदों की संख्या, तो नीली गेंदों की संख्या को हम x मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, कुल कितनी गेंदें हो जाएंगी, तो कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर x+5, भाई इसमें ये जोड़ देंगे तो कुल गेंदों की संख्या क्या, x+5 हो गई। अब हमें प्रायिकता निकालनी है लाल गेंदों की संख्या की, तो प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, लाल गेंदों, मतलब लाल गेंद निकालने के लिए, तो लाल गेंद निकालने, या फिर इसको कट करके ना ऐसे लिखते हैं पूरा कि लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, लाल गेंद और बटे कुल गेंद, तो लाल गेंद कितनी, 5 है, और बटे में, भाई लाल गेंद तो 5 है, बटे में कुल गेंद ये है, तो लाल गेंद का मतलब 5 और बटे में कुल गेंद का मतलब x+5, या एक बार लिखते हैं लाल गेंद बटे कुल गेंद, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब नीली गेंद, पुनः यहाँ पुनः डाल देते हैं कि पुनः नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है यहाँ पर, अच्छा नीली गेंदों की संख्या कितनी, x है, तो यहाँ x लिखेंगे, और बटे में कुल गेंद है तो x+5 लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब प्रश्नानुसार क्या कहा था, बोला था प्रश्नानुसार कि जो नीली गेंदों की संख्या थी ना, जो नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता थी, उसकी जो संख्या है, यानी कि नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता है, उसकी जो संख्या किसके बराबर है, लाल गेंदों की जो निकालने की जो प्रायिकता है ना, उसकी दुगना है, तो 2 × 5 + x बटे x+5, ठीक है, ये लिख देंगे हम इसको। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x/x+5, और यहाँ से 5 दूनी 10, 10 बटे x+5, यहाँ से ये x+5 और ये x+5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, x बराबर 10, ये आंसर आ गया, क्या, 10 गेंदें, यानी कि जो नीली गेंदों की संख्या है वो 10 है, तो यहाँ लिख देंगे कि नीली गेंदों की संख्या बराबर क्या, 10, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब आंसर नंबर 23 करेंगे, और 23 जो है, इसमें है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है, यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं, तो दोनों वर्गों की भुजाएं हमें अलग अलग ज्ञात करनी है, यानी कि 2 वर्गों को एक साथ लिया गया है, और दोनों वर्गों का जो क्षेत्रफल है वो है 157 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये जो सवाल है वो 6 नंबर में आते हैं, और जो इससे पहले 22 के सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 22 के, वो सारे 4 नंबर के होते हैं, ठीक है, सारे के सारे कितने, 4 नंबर के थे, और जो 21 के सवाल थे वो 2 नंबर के थे, ठीक है, तो ये सारे 6 नंबर के हैं, जितने भी सवाल है वो 6 नंबर में आपको लगाने हैं, और इसमें 2 क्वेश्चन है, अथवा भी है, तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन ही करना है, तो आपको ये भी देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हैं, भाई टाइम टेकन भी तो होना चाहिए ना, कि हमें कितना टाइम लेना है उसमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इन दोनों में से आप जो सवाल जल्दी कर सकते हैं, या फिर जो आपको आता हो अच्छे से, वही सवाल आप चूज करेंगे, अथवा में से। यहाँ पर एक सवाल और है, हम आपको फिलहाल दोनों ही करके बताएंगे इसमें से, तो पहले सवाल पहले ही करते हैं। तो इसमें क्या है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है, तो हमें क्या, दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है, और उसका परिमाप भी हमको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना पहले वर्ग की भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा बराबर a मीटर, उसको हम a मीटर मान लेते हैं, और फिर दूसरे वर्ग की भुजा को क्या मानते हैं, अच्छा ये थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, a यहाँ और मीटर यहाँ, a मीटर, ठीक है, ये मीटर है। दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा को हम मान लेते हैं b मीटर। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार, अच्छा प्रश्नानुसार क्या बोला था कि दोनों जो ये भुजाएं है ना, इनके वर्गों का जो योगफल है वो कितना है, 157, वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, ठीक है। तो अच्छा, इसका क्षेत्रफल, जो पहले वर्ग की भुजा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका स्क्वायर, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और ये पहली भुजा है
प्लस दूसरी भुजा क्या है, बी है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर होता है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और बराबर में कितना 157 लिख देंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर इसको 1 डाल देंगे। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला था, पुनः प्रश्नानुसार, और पुनः क्या बोला था हमको कि जो परिमाप है, अब देखिए इसमें इसमें क्या बोला था कि इनके परिमापों का योगफल कितना 68 मीटर है। तो परिमाप, अच्छा परिमाप होता क्या है, तो परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, तो इसका परिमाप है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4a, और दूसरे वाले का परिमाप है 4b, 4 गुणे भुजा, और ये है कितना 68 है। अब यहाँ से इन दोनों से 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर 68, तो फिर a प्लस बी बराबर 68, ये 4 अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ से इसको कट कर देंगे, 4 एकम 4, 2 बचेगा, तो ये 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, यानी कि a प्लस बी बराबर 17। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि b बराबर 17 माइनस a, भाई a यहाँ चला जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो इक्वेशन नंबर 2 आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण जो 1 है पहले इसको लिखेंगे, जो समीकरण हमारी एक लिखी हुई है ये वाली फिर पहले इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 157, और जहां पर b है वहां पर कितना रखना है 17 माइनस a, तो a स्क्वायर प्लस b की जगह 17 माइनस a, और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि b की जगह ये रखा है ना, यहाँ 157 ऐसे लिख देंगे। अब a का स्क्वायर और अच्छा इसमें फार्मूला खोलेंगे, क्या 17 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 17 इंटू ए, भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो यहाँ इंटू के निशान लगे हुए हैं, ये बराबर 157। अब यहाँ ये a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मिला के 2a स्क्वायर हो गया, और 17 का स्क्वायर होता है 289, ये 17 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 17 दुनी कितना 34 हो गया, 34a बराबर 157, यहाँ ये a बना हुआ है। अब इसके बाद यहाँ 2a स्क्वायर, 34a यहाँ आगे ले लेते हैं, 34a, ठीक है 34a ले लिया हमने यहाँ से। अब ये 289 लिखा हुआ है, ये 157 माइनस में यहाँ ले आएंगे, इज इक्वल्स टू क्या 0 हो जाएगा। फिर 2a स्क्वायर माइनस 34a, अब इसमें से ये घटा देंगे, तो 9 में 7 गया कितना 2 बचेगा, 8 में 5 गया तो 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यानी 132 हो गया, और ये प्लस का ही रहेगा बराबर 0। भाई ये संख्या बड़ी है तो ये प्लस का ही रहेगा। अब इन सब से हमें 2 कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन लेंगे, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ 17a, और यहाँ पर 2 छंग 12, 2 छंग 12, यानी कि 66 आ रहा है, और यहाँ बराबर में क्या 0 लिख देंगे, तो a स्क्वायर माइनस 17a प्लस 66 बराबर 0। ये 2 जब 0 के बटे में जाएगा तो वापस 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या सीधे सीधे 0 लिख देंगे। अब हमें 66 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से कितना आ जाए 17 आ जाए, तो सीधी सी बात है भाई 66 के गुणनखंड यही तो होंगे, 11 गुणे 6, तो 11 6 का 66 होता है, और 11 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, 11 में अगर हम 6 जोड़ेंगे 17 बन रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस, और 17a, 17 की जगह पर क्या लिखेंगे 11a, फिर क्या प्लस 6a, तब तो 17 हुआ होगा, 11a और 6a मिला के 17 हुआ होगा, तो 66 बराबर 0। यहाँ से a स्क्वायर माइनस 11a और माइनस 6a, ये जो माइनस है दोनों के पास अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ 0। इन दोनों से हमें कॉमन लेना है, तो इन दोनों से a कॉमन लेना है, a माइनस 11, इन दोनों से हमें 6 कॉमन लेना है। अब ये जो माइनस है इस वाले प्लस को अंदर माइनस करेगा, ठीक है यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर भी 11 बराबर 0 हो जाएगा। अब a माइनस 11 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 6 बराबर 0, तो a माइनस 11 बराबर 0 ये अलग, और a माइनस या माइनस है माइनस 6 बराबर 0 ये अलग। a बराबर 11, यहाँ से a की वैल्यू 11 आ रही है, और यहाँ a बराबर कितना 6 आ रहा है। अब जो बचा हुआ आंसर वो यहाँ लगाते हैं, भाई a की 2 वैल्यू आ रही है हमारे पास। ठीक, तो जो b था, b हमारे पास क्या था, b हमारे पास है 17 माइनस a, यही तो है, तो फिर लिखेंगे समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड क्या है, b बराबर 17 माइनस a, तो यहाँ पर जब a बराबर 11, जब a बराबर 11 है तब क्या होगा, तो b बराबर 17 माइनस 11, तो इसका मतलब b बराबर क्या हो जाएगा 6। ठीक है भाई, a बराबर 11 तो फिर b का मान 6 आ रहा है, 2 12, जब a बराबर 6 है तो फिर b बराबर क्या होगा 17 माइनस 6,
तो बी बराबर कितना 11 हो रहा है। इसका मतलब जो आंसर आ रहे हैं हमारे दोनों, ठीक है, वर्ग की भुजाएं वो क्या आ रही है, यहाँ से ए कॉमा बी क्या आ रहा है 11,6 ये आ रहा है, और यहाँ से ए कॉमा बी क्या आ रहा है 6,11 यहाँ से ये आ रहा है। ठीक है, तो फिर हम आंसर क्या लिखेंगे कि भुजाएं, भुजाएं बराबर, तो क्या लिखेंगे 11,6 या 6,11 ये दोनों ही आंसर लिखेंगे हम। ये हमें दोनों ही आंसर लिखने हैं। ठीक है, क्यों दोनों आंसर लिखने हैं, क्योंकि एक तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप एक आंसर नहीं दिखा सकते, इसमें जितने आंसर आएंगे आपको उतने पूरे के पूरे करके दिखाने हैं इसमें, तो इसमें ये वाला आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब आंसर नंबर 23 का अथवा वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें अथवा पार्ट है क्या, एक नाव की गति शांत जल में, तो नाव की जो गति है शांत जल में है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, अब धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो जिसकी चाल ज्ञात करनी पहले उसको हमें x मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताते हैं इसको कैसे लगाते हैं, आपको लगा के बताते हैं। देखिए क्या लिखेंगे इसमें कि माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लेंगे। और हमें क्या दिया है, हमें दिया था कि जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है वो नाव की गति है, यानी कि नाव की चाल है शांत जल में। ठीक है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर क्या लिखेंगे कि धारा के विरुद्ध, भाई विरुद्ध लिखा था तो विरुद्ध लिख देंगे, धारा के विरुद्ध। ठीक है, नाव की चाल, तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल बराबर क्या, अब विरुद्ध है इसका मतलब है कि जो ये नाव की चाल है ना उसमें से हम ये x घटा देंगे, तो ये हो गया क्या किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये धारा के विरुद्ध नाव की चाल हो गई। अब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, इसमें क्या, इसमें x जोड़ देंगे तो 18 प्लस x, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब जो समय लिया गया था, तो अब धारा के विरुद्ध नाव की चाल हो गई, तो लिखेंगे कि धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध लिया गया समय, तो लिया गया समय, धारा के विरुद्ध लिया गया समय कितना होगा 24/18 माइनस x, क्यों, क्योंकि दूरी बटे चाल होता है, तो ये दूरी है 24, ठीक है, 24 तो दूरी है और बटे में चाल ये है, तो ये लिख देंगे यहाँ पर घंटे। ठीक है, घंटे यानी कि आवर, यहाँ h ऐसे। अब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में लिया गया समय, लिया गया समय, ये कितना 24/18 प्लस x, ये भी घंटे लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला था कि 1 घंटे अधिक समय लगता है, यानी कि अगर धारा के विरुद्ध जाते हैं और धारा की दिशा में जाने में 1 घंटे अधिक समय लगता है, तो इसका मतलब है 24/18 माइनस एक्स, यहाँ क्या माइनस क्या 24/18 प्लस एक्स, 24/18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब ये हमने एक समीकरण बनाई है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और एक द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी 18 प्लस एक्स ये आ जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों से 24 कॉमन ले लेते हैं, 24 कॉमन ले लेंगे तो 18 प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा। ठीक है, और माइनस 18 माइनस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये ऐसे छोटा ब्रैकेट बनाना था। ठीक है, बराबर 1 लिख देंगे यहाँ पर। अब 24 और यहाँ अंदर ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करते हैं, तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स ऐसे लिख देंगे बराबर। अच्छा, जो ये है ना ये दोनों, इसमें फार्मूला लगा देंगे। इसमें क्या फार्मूला लगेगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और फार्मूला लगा के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर लिखेंगे 24। अब यहाँ से 18 से 18 हमारा कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास x
अच्छा यहाँ प्लस होना है क्योंकि ये माइनस है तो फिर यहाँ प्लस हो जाना था। ठीक है, यहाँ प्लस लगा दिया हमने। अब यहाँ एक्स और एक्स मिला के 2x हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ 18 का स्क्वायर 324 होता है। 18 का स्क्वायर 324 होता है, लिख देंगे। माइनस एक्स स्क्वायर लिखा रहेगा। अब 24 किससे गुणा करेंगे, 24 तो नहीं, कितना 48, तो ये हो गया 48x। और अच्छा एक्स स्क्वायर को भी इस तरफ ले आते हैं तो पॉजिटिव बन जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस का था तो यहाँ ले आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ये तो पहले से पॉजिटिव है यहाँ पर। और ये जो 324 है ना, इसको भी इस तरफ ले आते हैं तो माइनस का 324 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमने द्विघात समीकरण बना ली। तो क्या लिखेंगे, श्री धरा चार विधि से तो इसमें कैसे लिखेंगे कि एक्स के दो मान प्राप्त करने, तो एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फार्मूला है अपॉन 2a। ठीक है, ये पूरा फार्मूला, इससे दो मूल निकल के आ जाएंगे। तो एक्स बराबर यहाँ क्या माइनस बी, अच्छा बी क्या है, बी है 48, तो यहाँ 48 लिख देंगे प्लस माइनस रूट ऑफ, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या है हमारे पास, यहाँ 48 है तो 48 का होल स्क्वायर लिख देंगे माइनस 4 इंटू ए, और ए इसमें कुछ नहीं है 1 है तो 1 लिख देंगे इंटू सी, और सी क्या है माइनस का 324, तो यहाँ सी लिख देंगे अपॉन में 2a, तो 2a का मतलब 2 इंटू 1 लिख देंगे यहाँ पर। तो फिर x बराबर ये माइनस 48, ये प्लस माइनस 48 का स्क्वायर करेंगे तो साइड में 48 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 48 की 48 से गुणा कर लेते हैं, तो 8 8 64 का 4 हासिल 6 और चौके 32, 32 6 38, 4 से कर लेते हैं तो 4 8 32 और 4 चौके 16 17 18 19, तो यहाँ आ जाएगा 192। ये 4 है और ये 8 और 2 10 10 का 0 हासिल 1 9 और 3 12 और 1 13 आ गया। ठीक है, एक हासिल इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2304 आ रहा है यहाँ पर, 2304 आया। अब इसमें यहाँ लिखेंगे पहले क्या 2304, यहाँ ये माइनस इस माइनस को क्या प्लस कर देगा तो यहाँ प्लस लिख लेंगे। अब इनकी गुणा करेंगे आपस में, तो 4 चौके 16 और 4 दूनी 8 8 1 9 और 4 3 12, तो 12 पूरा लिख देंगे यहाँ पर 1296। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा अपॉन में 2a है तो 2a अभी यहाँ पर लिख ले रहे हैं, 2 इंटू a का मतलब 2 लिख देंगे। ठीक है, अब माइनस का 48 प्लस माइनस रूट ऑफ, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो 6 4 10 10 का 0 हासिल 1 9 1 10 10 का 0 हासिल 1 2 1 3 3 2 5 और 1 6, और यहाँ कितना 3, तो यहाँ 3600 आया। इन दोनों को जोड़ के 3600 आ रहा है और बटे में कितना 2 है। ठीक है, 48 तो लिखा रहेगा यहाँ प्लस माइनस, और 3600 मतलब 36 यानी कि 60 आएगा इसका। ठीक है, इसका रूट ऑफ निकालेंगे तो 60 आ जाएगा। यहाँ 2, अब 48 और 60 से दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। अच्छा प्लस का 2 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा माइनस का 24 और प्लस माइनस कितना अंदर 30 बचेगा, और ये बटे में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, जो बचा है हमारे पास क्या माइनस का 24 और प्लस माइनस कितना 30 बचा है हमारे पास, ये बचा है। अब इसके दो मान कैसे निकालेंगे, माइनस का 24 और प्लस का 30, ये अलग लिखेंगे। दूसरा मान x का कैसे निकालेंगे, माइनस का 24 और माइनस का 30, तो x बराबर इनको आपस में घटा देंगे, 30 में 24 गया तो कितना 6 बचेगा, प्लस का बचेगा, और x बराबर इनको आपस में जोड़ देंगे तो 4 और यहाँ 3 2 5 54 माइनस का 54। तो ये मान तो लेंगे नहीं क्योंकि माइनस का आ गया, तो धारा कभी माइनस में तो कह नहीं सकते, तो फिर ये तो गलत हो गया। तो x बराबर 6 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 6, और यहाँ साइड में लिख भी देंगे कि धारा की चाल बराबर कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे इस सवाल को करके हमको दिखाना था। ठीक है, अब आंसर नंबर 24 लगाएंगे, तो 24 में देखिए क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है,
तो पेडेस्टल, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, पेडेस्टल शायद कोई छोटा सा पिलर मान लेंगे, क्योंकि पेडेस्टल का तो मुझे भी आइडिया नहीं पेडेस्टल क्या है। पेडेस्टल छोटा सा कोई पिलर मान लेंगे, तो पेडेस्टल के शिखर पर, तो उस पेडेस्टल यानी कोई पिलर है यानी कोई खंबा है, उसके ऊपर मान लेंगे कि 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, ठीक है। अब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो किसी एक बिंदु से जो वो मूर्ति है ना उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु से यानी वापस उसी पॉइंट से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, तो ठीक पेडेस्टल था ना, इसकी ऊंचाई ही हमको ज्ञात करना है। अच्छा ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं कि इसका चित्र कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बोला है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो एक पेडेस्टल बनाते हैं। हमने मान लिया कि ये कोई पेडेस्टल है इतना सा, ठीक है। पेडेस्टल अगर इतना है, ये यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि ये पेडेस्टल है, ठीक है, ये पेडेस्टल हो गया। अब इसके शिखर पर यानी कि पेडेस्टल के यहाँ से यहाँ तक मान लिया इतनी, ठीक है, इतनी जो है ये मूर्ति है, हमने इसको मान लिया कि इतनी जो है ये क्या है, ये मूर्ति है। तो यहाँ पर डाल दे रहे हैं कि ये मूर्ति है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब पेडेस्टल की ऊंचाई तो हमको पता नहीं है, लेकिन इस मूर्ति की ऊंचाई पता है, क्या ये 1.6 है। जो ये मूर्ति है यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक ये कितना है 1.6 मीटर, ये हमको पता है पहले से। अब बोला भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, तो मूर्ति के शिखर का, अच्छा मूर्ति का शिखर कहाँ है, इस ये मूर्ति का शिखर है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का बिंदु यहाँ ले लेते हैं। तो मूर्ति का शिखर, ये मूर्ति का शिखर हो गया, तो मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण जो है ये 60 है, तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। दूसरा बोला उसी बिंदु से यानी फिर से इसी पॉइंट से जाना है पेडेस्टल के शिखर, अब पेडेस्टल तो ये था, पेडेस्टल का शिखर यहाँ है, तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, यानी कि ये वाला इतना एंगल, ठीक है, इतना एंगल 45 है। बस हमको इतना ही दिया है और इतने से ही हो जाएगा, और हमें ये ऊंचाई निकालना है पेडेस्टल की। तो इस ऊंचाई को फिलहाल के लिए हम इसको h मान लेंगे कि पेडेस्टल की ऊंचाई को हमने h माना है, इसको हम लोग x मान लेंगे, इसका कोई नाम दे देते हैं, चलिए a b, यहाँ c, और इस पॉइंट को मान लेते हैं d, तो d हमने यहाँ पर मान लिया है, ठीक है। तो अब बस लिखेंगे, अच्छा क्या क्या दिया है वो लिखेंगे। सबसे पहले तो पेडेस्टल की ऊंचाई को मानते हैं, तो माना पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, हमने इसको h मीटर मान लिया है। अब हमें क्या दिया, ये मूर्ति है, मूर्ति की ऊंचाई दी है, तो ये भी लिख लेंगे, क्या मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर, ये हमको ऑलरेडी गिवन है, पहले से पता है। और दो उन्नयन कोण पता है, कौन कौन से, एक तो हमको ये पता है सी बी डी, इतना कोण ये वाला सी बी डी, ये वाला कोण 45 है, तो सी बी डी ये क्या है, ये 45 हमको ऑलरेडी गिवन है। और एक और कोण पता है ए बी सी, ये पूरा का पूरा 60 है, ये भी पता है, तो लिख देंगे ए बी सी, ये भी 60 डिग्री हमको ये भी पता है। और इसको हमने क्या माना है, एक्स माना है, और माना यहाँ पर और डाल देंगे कि माना आधार, आधार हमारा BC, भाई आधार BC है, उसको हमने x माना है, ठीक है। इतना जो हमने माना था तो ये लिख लेंगे। अब ये क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि कि जो क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का है, तो 6 नंबर वो ऐसे ही तो एग्जामिनर दे नहीं देगा, तो आपको उसमें कुछ तो करना होगा ना, तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे, फिर ये सवाल लगाएंगे, तो वो 6 नंबर का लगभग बन जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले किस ट्राइंगल में लेंगे, तो छोटे ट्राइंगल की बात करते हैं। छोटा ट्राइंगल क्या है, BCD, छोटा ट्राइंगल BCD है, तो लिखेंगे ट्राइंगल किसमें, BCD में, तो BCD में, ट्राइंगल BCD में क्या tan, ये कितना 45, तो tan 45 इज इक्वल्स टू क्या, ये हाइट है और ये क्या है, ये बेस है, यानी कि लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो tan की वैल्यू जो होती है लंब बटे आधार ही होती है, तो लंब का मतलब हम यहाँ DC लिख रहे हैं, ठीक है, DC बटे BC, ठीक है, DC ये लंब है और ये BC हमारा आधार है। और tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं कि 1 होती है, और DC हमको h हमने माना हुआ है और BC को हमने x माना है, तो यहाँ x लिख देंगे। अब x यहाँ चला जाएगा, तो x बराबर h, यानी कि एक इक्वेशन हमको ये मिल रही है कि x की वैल्यू h है, तो जहां कहीं रिप्लेस करना होगा वहां रिप्लेस कर लेंगे, ठीक। ये मानकर हमने इसको छोड़ दिया। अब अब इसी त्रिभुज में देखेंगे, ठीक है, अब इसी चित्र में देखेंगे कि ABC, एक जो दूसरा वाला त्रिभुज बन रहा है ना ABC, उसको ले लेंगे, तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज, किस त्रिभुज में, ABC में, और इसमें पूरा का पूरा 60 वाला कोण लेना है, यानी कि tan 60 बराबर, देखिए ये पूरा tan 60 है इतना, ये पूरा tan 60, इसका मतलब ये हाइट पूरी लेनी पड़ेगी, पूरी की पूरी हाइट लेनी पड़ेगी, और जो ये आधार है, आधार हमको इतना लेना है, ठीक है, आधार तो भाई वही रहेगा। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, AC, भाई AC क्या हाइट है पूरी, तो AC
और बटे में BC, तो यहाँ पर लिखेंगे AC बटे में BC। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। और AC, अच्छा इसमें AC क्या है, AC को हम AD प्लस DC लिख सकते हैं। तो पहले तो एक बार लिख लेंगे क्या, AD प्लस DC। ठीक है भाई, AC को क्या लिख सकते हैं, AC पूरा इतना है, AD प्लस DC लिख सकते हैं, तो वही हमने लिख लिया। और BC क्या, BC हमारा x है, तो यहाँ पर x लिख देंगे। अब जो x है, x यहाँ मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो यहाँ √3x हो जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ देखिए AD प्लस BC, तो AD की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए AD की वैल्यू क्या 1.6 मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे AD की जगह पर क्या 1.6 प्लस, और DC को हमने h मान रखा है क्योंकि पेडेस्टल है, तो यहाँ h लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से √3, अच्छा x, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर h निकल के आया था, तो यहाँ पर x की जगह पर यहाँ h लिख देंगे। ठीक है, 1.6 प्लस h, तो यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रॉम, या फिर समीकरण 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 से ये लिख देंगे यहाँ पर। अब √3h, तो यहाँ पर क्या, जो ये h है इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का h बन जाएगा। फिर यहाँ से 1.6 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ h कॉमन ले लेंगे दोनों से, यहाँ से और यहाँ से, दोनों से h कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा √3 और यहाँ -1, क्योंकि यहाँ h तो चला गया तो -1 बचेगा। यहाँ 1.6, अब h इज इक्वल्स टू 1.6, और जो ये √3 -1 है ये अपॉन में चला जाएगा, तो √3 -1 ये अपॉन में आ गया। अब क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि √3 + 1, और यहाँ पर भी क्या √3 + 1, तो हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब h बराबर यहाँ 1.6, अब मल्टीप्लाई, ये जो √3 + 1 है इसको तो ऐसे लिखा रहने देते हैं, इसमें लगा देंगे फार्मूला, और इसमें क्या फार्मूला लगेगा, √3 - 1, यहाँ √3 + 1 यानी कि a - b, a + b, तो a² + b², a² - b², a² यानी कि √3 का स्क्वायर और -b² यानी कि 1 का स्क्वायर, तो फार्मूला लगा देंगे। तो h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.6 मल्टीप्लाई, अब ये √3 + 1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, अपॉन में √3 का स्क्वायर क्या 3 हो जाएगा, और यहाँ -1 बाई 1 का स्क्वायर 1 ही लिखा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब h इज इक्वल्स टू ये 1.6, यहाँ अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 लिख लेंगे, और यहाँ √3 + 1 ऐसे ही लिखा रहेगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2 से कट करेंगे तो 0.2 8 16 8, तो h बराबर 0.8 √3 + 1 ये लिख लेंगे। आप इसको यहाँ साइड में थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्या कि h बराबर 0.8, और यहाँ क्या है √3 है, तो √3 की वैल्यू हम जानते हैं क्या 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है, +1 यहाँ पर ये लिख लेंगे, तो h बराबर 0.8। अब यहाँ क्या 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना 2 हो जाएगा, तो 2.732 ये आ गया। अब 8 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ भी है, पॉइंट यहाँ, दो जगह पॉइंट लगा है, वो बाद में एडजस्ट करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 8 दूनी 16 का 6, 8 3 24, 1 25, 8 7 56 और 57 58, 58 का 8 हासिल 5, और 8 दूनी 16 5 21, तो ये आ रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के पॉइंट कहाँ लगेगा, 1 2 3 4, 4 अंक लगेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ लगेगा। h बराबर ये आ गया। अब अगर हमें पॉइंट के सिर्फ एक ही अंक लेना है, ठीक है, तो बाकी सारे ये हटाने हैं, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि ये अंक अगर 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, तो फिर h बराबर क्या 2.2 हो जाएगा मीटर। तो यानी कि क्या था हमारा पेडेस्टल था, तो पेडेस्टल की ऊंचाई लिखेंगे, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर क्या 2.2 मीटर, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, अब आंसर नंबर 24 का अथवा वाला पार्ट लगाएंगे। ठीक है भाई, इसमें भी 2 पार्ट थे, तो पहला तो लग गया, आप दूसरा लगाएंगे। क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे। तो पहले तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके दोनों ओर, यानी इस तरफ भी और इस तरफ भी 2 खंभे हैं और दोनों खंभों की ऊंचाई समान है। ठीक है, जो पहले कहा उतना बना लेते हैं। क्या बोला है पहले कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये 80 मीटर चौड़ी सड़क मान लेते हैं, दोनों ओर खंभे हैं और खंभों की जो ऊंचाई है वो बिल्कुल समान है। ये हमने खंभे 2 मान लिए और दोनों की ऊंचाई समान है। ठीक है, इसको h मान लेते हैं, इसको भी h मान लेते हैं, क्योंकि हमें खंभों की ऊंचाई दे नहीं रखी है तो समान है, तो फिर h मान लेते हैं, दोनों की ऊंचाइयों को हमने ये मान लिया। ठीक है, अब बोला है कि खंभे लगे हुए। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, अब इन दोनों खंभों के बीच सड़क के किसी एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है, तो किसी एक को 60 मान लेना है, किसी एक को 30 मान लेना है।
खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और खंभों से जो बिंदु हमने माना होगा ना उनकी दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है किसी एक बिंदु, तो कोई एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, अब ये मानते हैं कि ये वाला 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये मानते हैं कि ये वाला 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। भाई एक एंगल को हमें 60 लेना था और एक को हमें लेना था 30 डिग्री। अच्छा, ये पूरी 80 मीटर दे रखी है, तो फिर इतनी दूरी को अगर हम x मानते हैं तो फिर इतनी दूरी को हमें क्या मानना पड़ेगा? इसको फिर हमें मानना पड़ेगा 80 माइनस एक्स। ठीक है भाई, पूरी दूरी 80 है, अगर हमने इतनी दूरी को x मान लिया तो फिर इस दूरी को हमें 80 माइनस एक्स मानना पड़ेगा। ठीक, तो इसको नाम दे देते हैं, इसको डालते हैं ए बी और इस पॉइंट को ले लेते हैं सी। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये सी है, इसको डी, ये वाला पॉइंट डी है और इस पॉइंट को ना ई मान लेते हैं। इसको हमने ई माना है, सारे पॉइंट्स हो गए यहाँ पर हमारे। तो बस अब लगाते हैं फार्मूला और इसमें दो ही ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, बस इन्हीं दोनों से निकालेंगे। तो सबसे पहले तो जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, क्या कि खंभों की ऊंचाई, यहाँ हमने इसको माना है, माना खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई को हमने क्या h मीटर माना हुआ है वो लिख लेंगे। ठीक है, और हमने क्या माना है, जो आधार BC है, आधार BC को हमने क्या माना है, और हमें अच्छा पता क्या है, जो ये सड़क की चौड़ाई ये पता है, तो ये भी लिख लेते हैं कि सड़क की चौड़ाई हमको ये पहले से गिवन है, इसमें दे रखा है कि 80 मीटर। तो फिर माना, और हमने इसमें क्या माना है कि जो BC है, BC को हमने x मीटर माना है, इसको x मीटर और इसको माना है 80 माइनस एक्स। तो फिर और क्या लिखेंगे कि ये इतना यहाँ CD, और CD को हमने क्या माना है 80 माइनस एक्स मीटर, ये हमने CD को माना है। और हमें दो ट्राइंगल पता है वो भी लिख लेते हैं इसमें। तो ट्राइंगल क्या है ACB, ये भाई ट्राइंगल पता है ना, तो ACB लिखेंगे। तो ट्राइंगल ACB बराबर 60 डिग्री, ये पहले से गिवन है। और ट्राइंगल कौन सा, ECD, तो ECD ये क्या है, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या 30 लिख लेंगे। अब बस इतनी चीजें हमको पता है, अब ट्राइंगल लगाएंगे। तो किस ट्राइंगल में, सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं या कोई ट्राइंगल ले सकते हैं। तो हम ले रहे हैं ABC में, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर, अब ये tan 60 है, अब ये लंब है और ये आधार है, तो h बटे x हो जाएगा। तो tan 60 बराबर h बटे x, लंब बटे आधार। या फिर एक बार लिख सकते थे AB बटे BC, एक बार पहले ऐसे लिख लेते। ठीक है, तो √3 बराबर, भाई tan 60 की वैल्यू √3 होती तो √3 लिख लिया। यहाँ h बटे x, तो h जो x है, x यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, √3x बराबर h। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मान लेते हैं फिलहाल के लिए। अब जो किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ये ट्राइंगल तो हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला, भाई ये दूसरा ट्राइंगल है क्या, ECD। तो क्या लिखेंगे, पुनः ट्राइंगल ECD में, तो पुनः ट्राइंगल ECD में क्या, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या, अब tan 30 है तो ये लंब है और ये आधार है, इसके लिए ये लंब है ये आधार है, मतलब h बटे 80 माइनस एक्स। तो एक बार चाहे ED बटे CD लिख दें, तो एक बार लिख लेते हैं क्या ED और बटे में क्या CD, ऐसे लिख लेते हैं। और tan 30 की वैल्यू हमको पता है 1/√3 होती है, और ED कितना h दे रखा है, भाई ED इसमें h ही तो है ये, और ये क्या है, ये CD है, CD कितना 80 माइनस एक्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे 80 माइनस एक्स, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो 80 माइनस एक्स, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दी और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो √3h हो गया। अब h की वैल्यू हमको पहले से पता है, h की वैल्यू क्या है इसमें, √3x है इसमें, तो बस यहाँ पर क्या रख देंगे √3x। तो 80 माइनस एक्स बराबर √3 और h की जगह पर क्या √3x, और यहाँ क्या लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये लिख दिया हमने। अब इसमें ये x बना हुआ है, ठीक है, तो 80 माइनस एक्स यहाँ, अच्छा √3 और √3 मिला के 3, भाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x ऐसे ही लिखा रहेगा। फिर 80 बराबर √3x, ये x यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि ये हो गया 4x और यहाँ क्या हो गया 80 हो गया। तो फिर x बराबर क्या हो जाएगा 80, और ये 4 कहाँ बटे में आ जाएगा, कट कर देंगे, 4 दूनी 8, 20, यानी कि x बराबर कितना 20 हो गया हमारा, 20 मीटर। एक वैल्यू हमारी ये निकल के आ गई, क्या x बराबर 20 मीटर। ठीक है, अच्छा और दूसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ये क्या है, ये BC है, तो BC हमारा आ गया 20 मीटर, भाई x है BC, और ये CD है, CD क्या है 80 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि जो BC है वो 20 मीटर हो गया और CD कितना हो गया, तो CD बराबर क्या,
80 माइनस एक्स, तो इसका मतलब 80 माइनस 20 मतलब कितना 60 मीटर। तो एक तो ये आ गया, सबको लास्ट में ना एक साथ लिखेंगे, और एक ये आंसर आ गया है। अब एक आंसर और रह गया, हमें क्या खंभों की, इन खंभों की ऊंचाई भी तो निकालनी थी। तो वो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, जो समीकरण एक है उसमें मान रख देंगे। तो यहाँ लिखते हैं साइड में, लिखेंगे समीकरण एक से, ये लिख दिया हमने। अब समीकरण एक क्या है, h बराबर √3x/, यही तो समीकरण एक है। तो h बराबर √3, और x की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली, क्या 20 निकाली, तो यहाँ 20 लिख देंगे, यानी कि h बराबर 20√3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, खंभों की ऊंचाई। अब सारे आंसर एक साथ लिख देते हैं, तो लिखेंगे खंभों की ऊंचाई बराबर क्या, 20√3 मीटर। एक तो ये लिख देंगे, और लिख देंगे कि भूमि के बिंदु से, भाई भूमि के एक बिंदु से ही तो बोला था, तो भूमि के बिंदु से खंभों की दूरी, खंभों की दूरी बराबर, तो पहली दूरी थी क्या 20 मीटर, और दूसरी दूरी थी कितनी 60 मीटर। तो ये आंसर पूरा लिख के दिखाना है लास्ट में। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया पूरा। तो आंसर नंबर 25 करेंगे। तो 25 में है क्या, देखते हैं। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलास में जूस देता था। ठीक है, जो ये गिलास बना हुआ, जो ये आकृति बनी हुई है ना, इसमें वो जूस देता है। ठीक है, बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो ये व्यास दिया है ये 5 सेंटीमीटर है। परंतु गिलास के निचले आधार यानी कि तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला है, और नीचे से एक अर्धगोला भी बनाया हुआ है, जिससे गिलासों की धारिता कम हो जाती थी। ऐसा क्यों, ताकि उसमें कम जूस आए, उसकी धारिता कम हो जाए। धारिता का मतलब उसका आयतन कम हो जाए। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, तो अगर ये गिलास है, इसकी जो कुल ऊंचाई है ये 10 सेंटीमीटर है, तो गिलास की आभासी धारिता और वास्तविक धारिता। आभासी धारिता का मतलब ये है कि जो ये पूरा गिलास तुम्हारा बना हुआ है, ठीक है, इस समय इस कंडीशन में जो ये गिलास बना हुआ है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वास्तविक धारिता अभी जो है। और जब ये गोला नहीं कटा हुआ होगा उससे पहले, तो इसका मतलब इसकी आभासी धारिता भी निकालनी है, वास्तविक धारिता भी निकालनी है। तो पहले तो हम निकालते हैं इसकी आभासी धारिता। आभासी का मतलब है कि पहले कैसा रहा होगा। ठीक है, पहले कैसा रहा होगा, तो आभासी धारिता, इसका मतलब उस समय ये गोला नहीं कटा हुआ था। तो हम ये मानेंगे कि अभी ये गोला नहीं कटा हुआ है, बस बेलन का हमें आयतन निकालना है। ठीक है, हम ये मानेंगे कि गोला नहीं कटा हुआ है, तो हमको बस ये बेलन का आयतन निकालना है। तो क्या लिखेंगे, अच्छा ये चित्र भी हमने यहाँ साइड में बना दिया है, थोड़ा इसमें लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कि गिलास, या बेलनाकार गिलास भी लिख लेते हैं, या फिर ग्लास ही लिख लेते हैं। तो गिलास की ऊंचाई बराबर क्या, 10 सेंटीमीटर। ये गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और ये जो त्रिज्या है कितनी, 5/2, क्योंकि व्यास 5 है, इसका मतलब त्रिज्या 5/2। तो क्या लिख लेंगे कि गिलास की त्रिज्या बराबर कितना, 5/2 सेंटीमीटर। ये गिलास की त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब बस क्या निकालना है हमें, बेलनाकार गिलास का आयतन या फिर धारिता। तो बेलनाकार गिलास की आभासी धारिता बराबर क्या, πr²h, भाई यही तो होता है। तो लिखेंगे 3.14, और पाई का मान इसमें दिया है 3.14, तो वही लिखेंगे यहाँ 5/2 r² की जगह, और 2 बार लिख देंगे इसको। और h की वैल्यू कितनी, 10 हमको पहले से पता है। कट कर लेंगे, 2 1 कम 2, और यहाँ 2 पंचे 10, फिर यहाँ 2 1 कम 2, 2 सत्ते, फिर 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 सत्ती 14। तो यहाँ आया 1.57। मल्टीप्लाई 25 पंचे 125, तो 125 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ साइड में ही कर लेते हैं। वैसे आप यहाँ मल्टीप्लाई ना एक रफ वर्क जो आपको दिया गया होगा उस पर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है सवाल देखने में। तो 1.57 मल्टीप्लाई 125 कर रहे हैं। 5 7 35 का 5 हासिल 3, 55 25 3 28 हासिल 2, 5 1 5 और 2 7, तो आ गया हमारा 785। अब 2 से मल्टीप्लाई कर ली, 2 7 14, 2 पंचे 10 और 11, 2 1 2 और 1 3, 314 आ गया। और 1 से करेंगे तो 751 ऐसे लिख देंगे। यहाँ 5 8 और 3 8 और 4 कितने, 12 12 का 2 हासिल 1 7 14 15 1 16 का 6 हासिल 1,
तो 5 और 3 8 और 1 9, यहाँ 1 लिख देंगे, पॉइंट कहाँ 1 2, यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे 196.25, तो यहाँ 196.25, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये गिलास की आभासी धारिता, यानी गिलास पहले ऐसा रहा होगा, तो ये गिलास की आभासी धारिता और क्या सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या, अब वास्तविक धारिता कैसे निकालेंगे, तो वास्तविक धारिता का मतलब ये है कि एक अर्धगोला काटा गया है, तो मतलब बेलन के आयतन से इस अर्धगोले का आयतन घटा दिया जाए, तो बस हमें अर्धगोले का आयतन निकालना है, बाद में इसमें से घटा देंगे। तो अब क्या लिखेंगे कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर क्यूब लगाते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे 2/3, पाई का मान वही 3.14 ही हमको लेना है, 3.14 ही यहाँ पर लिखेंगे, और आर क्यूब यानी कि 3 बार लिखेंगे, 5/2 5/2 गुणे 5/2, ये ऐसे साइड में कर देते हैं, ठीक है 5/2। अब यहाँ 2 से 2 कट हो रहा है, अब 2 से ये भी कट हो रहा है, 2 एकम 2, और यहाँ पर भी कितना वही आ जाएगा 1.57, तो ये भी हमने लिख दिया कट करके। फिर और कुछ कट नहीं हो रहा है, जो बचा हुआ वो लिखेंगे 1.57 और मल्टीप्लाई 25 25 पंजे 125, यहाँ पर भी सेम वही मल्टीप्लाई बन रही है, और बटे में क्या बन रहा है 2 3 6, तो यहाँ पर 6 और बन रहा है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हमने अभी अभी जस्ट की है, तो फिर से लिख देंगे क्या 196.25, और बटे में 6 है, अब 6 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 6 3 18, एक बचेगा 16, यानी कि 6 दूनी 12, पॉइंट लगा देंगे, 6 दूनी 12 तो 4 बचेगा 42, 6 7 42, अब यहाँ तो 5 है, 5 में 6 जाएगा नहीं, इसलिए 0 लगा देंगे, तो यहाँ 50 6 48, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ इसमें एक अंक बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 32.71, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या और हमें 2 ही अंक लेना है, तो फिर इसमें एक अंक ये बढ़ जाएगा, तो 32.7 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गई, ये अर्धगोले का जो ये आयतन है ये निकल के आ गया। अब हमें क्या, हमें निकालना था इसकी वास्तविक धारिता, तो क्या लिखेंगे कि गिलास की वास्तविक धारिता, तो गिलास की वास्तविक धारिता क्या आ जाएगी, तो जो ये आभासी धारिता है उसमें से हम क्या घटा देंगे, ये जो अर्धगोले का आयतन है ये घटा देंगे, तो आभासी धारिता हमारी थी 196.25 और माइनस में क्या 32.71, तो घटा देंगे। अब देखते हैं आंसर कितना आता है, यहाँ घटाते हैं इसको, तो घटाते हैं 5 5 में 1 गया तो 4 बचेगा, यहाँ से कैरी लेंगे, 12 में 7 गया तो 5 बचेगा पॉइंट, अब 6 में 2 गया तो 3 बचेगा, और यहाँ 9 में 3 गया तो 6 बचेगा, एक ऐसे उतार देंगे, यानी कि 163.54, ठीक है 163.54 क्या सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या निकल के आया वास्तविक धारिता। अब दोनों आंसर को एक बार लिख देंगे, क्या कि वास्तविक धारिता, तो ये वाह बना लेते हैं, वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता क्या है 163.54 सेंटीमीटर क्यूब, और आभासी धारिता क्या थी, आभासी धारिता, आभासी धारिता इसकी थी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आंसर करके हमको उसको दिखाना था। अब क्वेश्चन नंबर 25 का अथवा वाला पार्ट लगाएंगे, तो 25 ये है, इसका अथवा पार्ट है यहाँ से, ठीक है, कि रशीद को अपने जन्मदिन के उपहार के रूप में एक लट्टू मिला है, ठीक है, जिस पर रंग नहीं किया गया, यानी कि इस लट्टू पर कलर नहीं है, वह इस पर अपने मोमिया रंगों से, मोमिया मतलब शायद मोम वाले रंग, तो मोमिया रंगों से रंग करना चाहता है। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, तो ये चित्र जो है शंकु के आकार का बना हुआ है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है, इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोला अध्यारोपित है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का है, और इसका व्यास कितना है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास जो है ये 3.5 सेंटीमीटर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। रशीद द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब वो कितने पोर्शन पे रंग करेगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और पाई का मान 22/7 हमें लेना है। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं कि चित्र क्या दिया हुआ है, ये कोई लट्टू है ऐसे करके, ये कोई लट्टू बना हुआ है, और इसके ऊपर ये अर्धगोला ऐसे बना हुआ है, अर्धगोला, ठीक है, आइसक्रीम की तरह, कोन की तरह बना हुआ है ये ऐसे, तो ये ऐसे है। अच्छा, ये पूरी ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इतना जो है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये इतना 5 सेंटीमीटर है। अब ये बोला है कि ये वाला इतना पोर्शन कितना है 3.5, ये जो व्यास है ये 3.5 है। अच्छा, बस और तो इसमें कुछ पता नहीं है हमको, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि लट्टू
की कुल ऊंचाई बराबर कितनी 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर है। अब जो इतना भाग, इतनी ऊंचाई कितनी होगी ये भी तो हमको निकालना है, इतनी ऊंचाई कितनी होगी तो ये बाद में निकालेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि व्यास जो है ये क्या है। तो व्यास दिया हुआ है 3.5, तो त्रिज्या r कितनी हो जाएगी, तो r हो जाएगा 3.5/2। इसको अगर 2 से कट करते हैं तो 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचेगा 15, 2 7 जा 15, 2 5 जा 10, यानी कि 1.57 मीटर। ये r हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में सारे मान है, ये r का मान हो जाएगा। अब ये इतना r है समझिए, तो फिर ये इतना पोर्शन भी तो r ही होगा, ये r है तो फिर ये भी r, क्योंकि त्रिज्या तो बराबर ही होती, तो ये भी 1.57 होगा। तो फिर इतना लट्टू की जो ये ऊंचाई है, इतना इतना कितना बचेगा, तो इतना हम कैसे निकालेंगे कि ये 5, तो 5.00 माइनस में क्या 1.57, इसको घटा लेंगे। तो यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में 5 गया कितना 5 बचेगा, और यहाँ 9 में 7 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ कितना 3, तो 3.25, यानी कि जो ये h है। अब ये कोण नीचे वाला, तो यहाँ पर लिखेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई जिसको हम h मानते हैं, तो h कितना है 3.25 सेंटीमीटर। ये वाला 3.25 सेंटीमीटर हमने निकाल लिया। ठीक है, अच्छा अब हमें इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। तो हमें वक्र पृष्ठ में क्या क्या चाहिए होता है, वक्र पृष्ठ पूरे का निकलेगा, तो ये तो अर्धगोला है और ये है शंकु, तो शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तब इस लट्टू का क्या निकलेगा, वक्र पृष्ठ निकल के आएगा। अच्छा, तो सबसे पहले हमें वक्र पृष्ठ निकालने के लिए एल चाहिए होगा, भाई वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है तो हमें एल चाहिए होगा। तो एल कैसे निकालेंगे, एल यहाँ साइड में निकालते हैं, तो एल बराबर क्या होता है रूट ऑफ, या फिर यही निकालते हैं, चलो यही ठीक है, तो रूट ऑफ क्या एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये एल निकालते हैं ऐसे हम लोग। एल बराबर, अब एच कितना है, एच हमारे पास कितना 3.25 है, तो 3.25 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस आर, और आर का स्क्वायर क्या है 1.75, और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि भाई यही तो हमने आर अभी अभी निकाल के रखा है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई ना अलग से करते हैं, क्योंकि तो इनकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3.25 और यहाँ पर भी 3.25, 25 25 का 5, 2 कैरी 5 10 तो 12 हासिल, 1 5 या 15 और 1 16, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 3 6। ठीक है, अच्छा एक कटोर अभी लगाते हैं। अब 3 बचे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 3 9, 975। ठीक, अब इनको जोड़ लेते हैं, ये यहाँ लाइन नहीं है, 5 यहाँ 2 और यहाँ 5 5 10 6 16 का 6, यहाँ से 1 7 और 6 13, 1 14, 1 15, 15 का 5 हासिल, 1 यहाँ 10 आ जाएगा, तो 1 2 3 4 पॉइंट, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, क्या 10.5625। तो जो इसका आया है एल बराबर क्या आया है 10.5625 प्लस, अब इसको भी तो करना है 1.75 को, इसको भी करेंगे क्या 1.75, यहाँ 1.75, 25 25, 2 कैरी 5 7 35 36 37, 3 कैरी 5 एकम 5 3 8। ठीक है, 7 बने 35, 3 कैरी 7 7 49, 50 51 52, 52 का 2 हासिल 5 और 7 एकम 7 5 12, तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब एक कटोर लगाते हैं, फिर यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ 5 7 5 12 का 2, 1 हासिल, 8 2 10 5 15 1 16 का 6, 1 हासिल, 7 2 9 1 10 इसका 0, 1 कैरी, यहाँ 1 1 2 1 3, तो पॉइंट 1 2 3 4, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3.0625, यहाँ पर ये लिख देंगे। अब एल बराबर इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने से क्या आएगा 5 5 10 का 0 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 6 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 6, ये आ जाएगा। और यहाँ पर कितना 10 3 13, 13.625 ये आ रहा है इसका। अब इसका रूट ऑफ निकालेंगे। अच्छा, रूट ऑफ निकालना आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो हम इसका रूट ऑफ निकाल के आपको बता रहे हैं कि इसका रूट ऑफ कैसे निकालते हैं। 2 का जोड़ा बनाएंगे, यहाँ 2 का जोड़ा और यहाँ 0 है तो यहाँ लिख लेंगे 0, तो यहाँ भी 2 का जोड़ा बनाएंगे, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। फिर यहाँ 13 है तो यहाँ 3 3 9 ले जा सकते हैं, 3 3 9, यहाँ घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ 3 3 6 हो जाएगा, एक जोड़ा पूरा यहाँ पर उतारेंगे। अब ये लगभग कितनी बार जाएगा, तो 6 7 42, 7 बार लगभग, 7 7 49 49 का 9 हासिल 4 और 7 6 42,
45, 44, 45, 46, तो 46, हाँ ठीक है, लगभग 7 बार जा रहा है, 3.7 ले लेंगे पूरा। तो एल की वैल्यू यहाँ पर 3.7 ले लेंगे, और क्या, सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने एल की वैल्यू निकाली यहाँ से। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ से लिखते हैं, अब यहाँ से लिखते हैं कि शंकु, या फिर ऐसा लिखते हैं, शंकु ना लिख के हम सीधे लिखते हैं इसको कि क्या, लट्टू है तो सीधे लट्टू लिखते हैं, यहाँ इसको कट कर दिया, यहाँ लिखते हैं लट्टू का वक्र पृष्ठ, हाँ ऐसे लिख लेते हैं कि लट्टू का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस किसका, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, छोटा छोटा लिख दिया हमने यहाँ पर। अब शंकु का वक्र पृष्ठ, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या, पाई आर एल होता है, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होता है। ठीक है, और जब हम लोग आयतन निकालते हैं तो यहाँ क्यूब हो जाता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, आर भी कॉमन ले सकते हैं, पाई आर यहाँ से भी हो, पाई आर यहाँ से मिल रहा है, यहाँ अंदर एल बचेगा, यहाँ 2 गुणे आर बचेगा, सिर्फ इतना अंदर बचेगा। फिर यहाँ पाई का मान 22/7 उन्होंने दे रखा है। अच्छा, यहाँ लिख भी देते हैं कि पाई का मान हमको 22/7 ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर ये हमको पहले से पता है तो हमने लिख लिया है, पाई का मान 22/7 यहाँ पर दिया हुआ है। आर की वैल्यू हमने अभी अभी यहाँ पर निकाल के रखी, क्या, 1.75, तो सीधे सीधे लिखते हैं क्या, 1.75। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई, या आर की वैल्यू ना 3.5 रखें, अपॉन 2 करें, क्योंकि 2 से ये कट हो रहा है, तो यहाँ पर ये 3.5 लिखते हैं, तो इसको कट करके, इसको पूरा ही कट करके यहाँ लिखते हैं 22/7, और यहाँ 3.5 और बटे 2 लिखते हैं। क्यों, अब आर की वैल्यू चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें, लेकिन ये लिखेंगे तो यहाँ से ये कट हो रहा था, इस वजह से हमने ये लिख दिया। यहाँ से भी ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा बस, वो ठीक। एल, अच्छा एल की वैल्यू हमें अभी अभी निकाली है ना, कितना, 3.7 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू फिर से यही रखेंगे, क्या, 3.5/2। हमने क्यों रखा था, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो रहा था, यहाँ ये 11 कैंसिल हो रहा था, इस वजह से ऐसा किया था हमने, 11/7। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ कितना, 3.5 बचा, मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, अब यहाँ मल्टीप्लाई लिख दिया, अब इन दोनों को अंदर जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे 5 7 12, 12 का 2, यहाँ से 3 3 6 1 7। अच्छा, ये भी कट हो रहा है यहाँ से, तो 7 एकम 7, 7 बने 35, तो यहाँ कितना, 0.5 आ गया, ये भी तो कट हो गया यहाँ से, उसका मतलब 11 कि अगर हम 5 से करेंगे तो 11 × 55, या इसकी बात में कर लेंगे, पहले 11 लिख लेते हैं, फिर 5 की पहले इससे कर देते हैं, 5 दूनी 10, तो यहाँ 0.0 और बढ़ा लेते हैं, 5 दूनी 10 तो उसका 0, 5 से 35, और 35 और एक कितना, 36, तो 36 यहाँ लिख देंगे। अब पॉइंट कहाँ, पॉइंट के बाद 1 और यहाँ 1 2 अंक, तो यानी पॉइंट यहाँ पर लगेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 6 = 66, और 11 × 3 = 33, और 6 39, तो पॉइंट यहाँ लगेगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि रंग किया, कि लट्टू में रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल बराबर कितना है, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आपका ये सेट 1 मैंने पूरा कंप्लीट लगवा दिया है, अब इसके बाद मैं सेट 2 कंप्लीट लगवाऊंगी। ठीक है।